हाय बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? अच्छे हो आप लोग? बहुत अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो, हमारे साथ जुड़े रहो और खूब जी जान लगा के पढ़ाई करके रहो। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप घर में हो तो कुछ ना कुछ तो प्रोडक्टिव होना चाहिए बेटा। अब वो प्रोडक्टिव क्या हो सकता है? तो पढ़ाई से बढ़िया प्रोडक्टिव चीज और क्या हो सकता है? तो यही टाइम है कि हमारे साथ जुड़कर आप अपने कॉन्सेप्ट को, आप अपने हर चीज को एक बेहतर तरीके से इवॉल्व कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, आने वाले कॉम्पिटिशन की बढ़िया से प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्योंकि हम सब आप लोगों के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। मैं स्पेशली मैं तो अपना फिजिक्स के बारे में ही बोलूंगा कि मैं अपने बारे में कि मैं अपने तरफ से बहुत कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि जितना पॉसिबल हो सके आपके लिए उतना की जा सके। ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, क्योंकि आपका कमेंट ही मुझे बताता है कि आपने कितना देखा है वीडियो को और कितना समझ पा रहे हो जो आपके लिए हम कर रहे हैं। हमारे वैल्यूएबल इस टाइम का जो प्रोडक्टिव जो रिजल्ट होना चाहिए वो आपके ऊपर होना चाहिए, वो आपका कमेंट ही हमें बताएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए और हो सके तो शेयर कीजिए। ठीक है, गुड आफ्टरनून सब किसी को। तो बच्चों, अगर हम यहाँ पे बात करें कि आज का जो हमारा सेशन है वो कम्प्लीटली 11th बेस्ड सेशन है। ठीक, तो याद करो पिछली क्लास में हमने रोटेशनल डायनामिक्स से स्टार्ट किया था। तो हमने कुछ रिजिड बॉडी, फिर ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन या सर्कुलर मोशन बोलो, उसके बाद बारे में रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन, इसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। तो फिर हम वहां पे फाइनली एक रिजल्ट पे पहुंचे कि हमें रोटेशनल मोशन में आगे बढ़ने से पहले एक ऐसे टॉपिक को डील करना पड़ेगा जिसके बगैर रोटेशनल मैकेनिक्स में आप बिल्कुल भी मतलब आप बोल सकते हो कि रोटेशन मैकेनिक्स पॉसिबल ही नहीं है इस टॉपिक के बगैर, दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मैंने बताया था आप लोगों को पिछली क्लास में कि जो काम मास बॉडी के ट्रांसलेशनल मोशन में कर रहा होता है वही काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी के रोटेशनल मोशन में कर रहा होता है। मास को हम लोग वहां पे इनर्शिया बोलते ना कि इनर्शिया डिपेंड्स ऑन द मास। तो इनर्शिया क्या है कि बॉडी के स्टेट को जब भी आप चेंज करने की कोशिश करोगे तो एक रेजिस्टिंग ऑफर तुम्हें मिलेगा। ठीक है ना, मतलब बॉडी तुम्हें एक रेजिस्ट कर रही होगी ताकि आप उसके उस मोशन को मेंटेन करने में मदद करे, ना कि उसको चेंज करने में मदद करे। तो क्या कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द बॉडी। ठीक, उसको हम लोग इनर्शिया बोलते हैं। तो वो ट्रांसलेशनल मोशन था बिल्कुल उसी तरीके से कि अगर एक बॉडी रेस्ट पे है और अगर आप उसको रोटेशनल मोशन में लाना चाहते हो किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट, तो बॉडी अगेन रेजिस्ट करेगा। फिर उसके बाद अगर वो रोटेशनल मोशन में ऑलरेडी है, पहले से यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन में है, और अगर आपने उसकी ओमेगा या ओमेगा वगैरह को चेंज करने की कोशिश की तब भी बॉडी रोटेट करेगा। पढ़ा है ना न्यूटन लॉ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ कि हर बॉडी अपने स्टेट को मेंटेन करना चाहता है जब तक कि कोई एक्सटर्नल एजेंट उसको इस स्टेट को चेंज करने के लिए मजबूर ना करे। समझ में आ गई बात ना? और इस स्टेट को मेंटेन करने की एबिलिटी को ही हम लोग इनर्शिया बोलते हैं और रोटेशनल मोशन के स्टेट को मेंटेन रखने की एबिलिटी को ही हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। इसके बारे में बहुत कुछ डिस्कशन हमने पिछले क्लास में भी किया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है किसी भी बॉडी का डिपेंड करता है कि वो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है। मैंने आप लोग को एग्जांपल भी बताया था कि घर में जो हमारे पास गैस सिलेंडर जो है उसको आप आसानी से जब भी वो भरा होता है तो हम उसे ऐसे लुढ़का के आसानी से ले जा सकते हैं। क्या ऐसा होता है कि उसको ऐसे उलट उलट के लेके जाओ? काफी तकलीफ होती है। मतलब हर एक बॉडी का अपनी मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट रोटेट करने की एबिलिटी जो है वो अलग अलग है। ठीक, तो हमें वो एक्सिस चूज करना होता है जिसके अबाउट रोटेशन हमारे लिए आसान हो जाए। ठीक है, ये बहुत काम का चीज है। बहुत जैसे आप आगे इंजीनियरिंग वगैरह में जाओगे तो मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाओगे तो जब भी किसी व्हीकल्स वगैरह को बनाने की बात आएगी, क्योंकि व्हील्स वगैरह देख ही रहो तो व्हील्स कितनी आसानी से किस एक्सिस के अबाउट रोटेट करें, ये सब कुछ डिफाइन करना पड़ेगा आपको। तो बहुत सारी चीजें अब आगे पढ़ना है, उसका एग्जाम्पल एक झलक मैं तुम्हारे सामने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म में यहाँ पे दे रहा हूँ। तो कुछ टॉपिक्स हमने देखा था, रिंग डिस्क वगैरह ये सब हमने देख लिया था कि किस तरीके सॉलिड सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, इसके बारे में भी देख लिया था हमने। ठीक, रॉड के बारे में भी डिस्कशन कर लिया था। तो अब आगे चलते हैं हम लोग। हाय बच्चों, हाय आदित्य, हाय शशांक, हाय विशाल, हाय मोशीन। चलो बच्चों अब आगे चलते
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में अब जैसे मान लो कि अगर तुमसे एक चीज पूछा जाए कि हमारे पास एक प्लेट है, एक रॉड ना होकर एक प्लेट है, ठीक है, और प्लेट में ये वाली लेंथ जो है वो ए गिवन है और ये वाली लेंथ मान लो कि बी गिवन है। क्लियर है बेटा, समझ में आ गया। और अगर मैं एक्सिस ऐसे बोल दूं कि इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करने में कितनी तकलीफ हो रही होगी, उस रेजिस्टेंस की वैल्यू को मैं मेजर करना, मतलब अल्टीमेटली इतना डिफिकल्ट नहीं बनाऊंगा मैं, सिंपली फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी अबाउट दिस एक्सिस। इस एक्सिस के अबाउट इसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो हमें एक बात तो पता है कि इस एक्सिस के पैरेलल कोई भी रॉड रख दिया जाए तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है। तो हम एक काम करते हैं कि यहाँ से x डिस्टेंस पे जाके एक ऐसा पार्ट यहाँ पे काट लेते हैं। ये छोटा सा एक स्ट्रिप हमने बना लिया जिसकी थिकनेस भले ही यहाँ पे बड़ा दिख रहा है, बट इस dx की वैल्यू जो है ना बहुत बहुत छोटा है। ठीक है, अगर इस पूरे के मास को मैं m कंसिडर कर लूं, क्लियर है, तो क्या आप बता सकते हो कि ये जो आप जो स्ट्रिप जो देख रहे हो इसका मास कितना होगा? ये जो मैं इसको ऐसे इसको इस तरीके से बना के कहूं तो इसका मास कितना होगा? क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस पूरे प्लेट की एरिया जो है वो a इंटू बी है क्या? रेक्टेंगुलर प्लेट है बेटा, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? साइड लेंथ की साइड का मल्टीप्लीकेशन। तो इस पूरे एरिया का मास m गिवन है। जरा इस वाले पार्ट का मास देखना, इसका एरिया बताना सबसे पहले। इसका एरिया कितना हो जाएगा? गिस लेंथ वो कितना है? b, तो b मल्टीप्लाइड बाई गिस लेंथ वो कितना है? dx, जो हमने लिखा है यहाँ पे। तो b इंटू dx, इसका मास कितना आ जाएगा? m अपॉन ए बी मल्टीप्लाइड बाई b टाइम्स dx। तो b और b कैंसिल हो गया। तो इस पार्ट का मास जिसको आप dm लिखते हो, dm क्या है? जो आपने एलिमेंट लिया है उसका मास। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट है हमारा एक रॉड टाइप का यहाँ पे जिसकी थिकनेस इग्नोरेबल है, तो ये कितना आ गया बेटा? m अपॉन ए मल्टीप्लाइड बाई dx। तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट देख रहे हो ना, यहाँ से सबकी डिस्टेंस यहाँ से x ही है, एक्सिस से x है। तो पिछली क्लास में हमने डिस्कशन किया था कि ऐसे रॉड जो कि एक्सिस के पैरेलल रखे गए हों उनकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है? टोटल मास ऑफ द रॉड मल्टीप्लाइड बाई उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वो कितना है? x है, तो उसका मास dm है मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर। मास देखो निकाल रखा हमने, m बाई ए मल्टीप्लाइड बाई dx इंटू एक्स स्क्वायर। ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया बस इस छोटे से स्ट्रिप का जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, अब हमें टोटल प्लेट पूरे प्लेट का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमें निकालना है तो क्या करेंगे? ऐसे जितने भी स्ट्रिप्स यहाँ से यहाँ तक बनेंगे सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकाल कर उसे ऐड कर लो। और ऐड करने का सबसे आसान तरीका क्या है? इंटीग्रेशन। क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर को आगे की है तो इंटीग्रेशन भी हमारा स्केलर एडिशन है, तो हम आसानी से इंटीग्रेट कर लेंगे। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा बेटा? जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर रखा मैंने, एक्स स्क्वायर dx। अब एक्स वेरिएबल है तो एक्स की वैल्यू को 0 रखोगे तो ये वाली स्ट्रिप यहाँ बनकर तैयार होगी और उसको बढ़ाना स्टार्ट करो तो सारे स्ट्रिप्स को वो ऐड करके करके कहाँ तक लेके जाएंगे? ए तक। तो 0 टू ए। तो देखना जरा ये क्या आ गया? m अपॉन ए, ये कितना हो जाएगा? एक्स क्यूब बाई 3। तो ए प्लेस कर दोगे तो ए क्यूब बाई 3, तो कितना आ गया? m a स्क्वायर बाई 3, दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। समझ में आ रहा है बात? एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात आपको समझ में आया कि इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक, अगर मैं इसके अबाउट आपसे पूछ लेता इसके अबाउट, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे डिपेंड करती, वो कौन सा है ये निकाल सकते हो। ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें कोई जबरदस्ती कह रहा हूँ कि तुम मेरी बात मानो ही, तुम इसमें निकाल लो। क्या करोगे? यहाँ से वाई डिस्टेंस पे जाके यहाँ एक स्ट्रिप बना लोगे जैसा यहाँ पे बनाया था जिसकी थिकनेस dy हो गई, बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करोगे तो इसको अगर मैं I1 बोल दूं, इसको I2 बोल दूं, तो ये हमारा I1 निकल कर आया, I2 कितना आ जाएगा? m b स्क्वायर बाई 3। ये आपका होमवर्क है, आप खुद से करके देखना इसे, जैसे मैंने ये किया है ना उसी तरीके से वो करना। ठीक, स्क्रिप्ट ये हो गया, इसका मास निकाल लेना। इसका मास कितना हो जाएगा बेटा? ये तो बिल्कुल यहाँ के सही है। ठीक, तो इसका इसका एरिया कितना हो जाएगा? ये लेंथ, तो यहाँ पे ए आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे जब ए आ जाएगा कि ये ए हो गया तो ये और ये कैंसिल होगा, बी रह जाएगा। ठीक, तो यहाँ बी रह जाएगा, बाकी सबसे कुछ तो वही तो है बेटा। यहाँ पे देखो उस तरीके से यहाँ पे प्लेस करके सॉल्व कर लेना, कोई बहुत डिफिकल्ट चीज तो है नहीं, कर लेंगे आप यहाँ पे इसे। ठीक है, समझ में आ गया क्या? अब देखो प्लेट्स के बारे में भी हमने डिस्कशन कर लिया है। अब जैसे यहाँ पे देखो बेटा, समझो इसका फॉर्मूला भी बहुत जरूरी है, इसका याद रखना। ठीक है, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन हो जाए, एक मान लो कि क्यूब हमारे पास है,
एक क्यूब है इस तरीके से, ये क्यूब हो गया हमारा, ठीक है बेटा, समझ में आ गया। अब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट पूछ लूं मैं, किसके अबाउट, एक एक्सिस ले लेते हैं जो कि एक क्यूब है, कोई सा भी एक्सिस ले लो, यहाँ पे मान लो कि एक्सिस ऐसे पास हो रहा है, इसके सेंटर ऑफ मास से, सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे है, यहाँ से पास हो रहा है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, बता सकते हो क्या? बोलो बोलो, कोई बता सकता है क्या मुझे, जल्दी से बताओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे। अब देखो, जिस एक्सिस के अबाउट निकालना है ना, उसको पिचका दो, ठीक है, तो जैसे इसको ऐसे पिचकाओगे हमारे पास बस एक ही रह जाएगा, मतलब ये टोटल मास जो है ना पिचक के सिर्फ इतने में आ जाएगा, समझ में आ गया क्या बात। तो जो रॉड अभी आपने निकाला है, याद करो, ऐसे निकाला था ना एक प्लेट, ठीक है, इस प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट कितना होता है, ml²/12, याद करो रॉड के केस में मैंने बताया था, रॉड का और इसका बिल्कुल सेम होगा, याद करो रॉड, ये जो रॉड था यहाँ पे, इस रॉड की अगर लेंथ l है तो इसके अबाउट कितने की, ml²/3, इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना था, ml²/12, ठीक। अब इस रॉड को अगर मैं ऐसे चौड़ा भी कर दूं, ठीक, तो अभी भी तुमने देखा क्या फर्क पड़ गया था, कुछ भी नहीं, समझ में आ गई बात, क्लियर है यहाँ पे, तो अभी भी वही होगा, बस एल क्या है बेटा, इसकी लेंथ। तो अब देखो, अगर इसके अबाउट निकालना है तो ये वाली लेंथ अगर मैं इसको ए बोल दिया जाए, तो इसको अगर पिचकाओगे तो इसकी लेंथ तो ए है ना बेटा, तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी हो जाएगी, बिल्कुल इस फॉर्मूले से में स्क्वायर/12 लिख लेंगे ना हम लोग, यहाँ पे साइड लेंथ इसकी ए गिवन है, तो इसकी कितनी आ जाएगी, ये जो भी आप देख रहे हो ये सब सारे साइड लेंथ जो क्यूब है ये, ठीक है ना, यूनिफॉर्म क्यूब है, ठीक, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया था, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, ma²/12, ठीक है। सब करके देखना घर पे, ये सब कुछ आपको आना चाहिए, ठीक है बेटा। अब चलो आगे चलते हैं। अब जैसे देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना आ गया है, ठीक, डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स के बारे में भी मैंने आपको बताया था, डिस्क बता दिया है, स्फीयर के केस में भी देख लेते हैं एक बार। जैसे मान लो कि ये हॉलो स्फीयर है, ये थोड़ा सा केस थोड़ा पेचीदा है, इसके बारे में देखोगे, मान लो कि ये हॉलो स्फीयर है, ठीक है, तो जो हॉलो स्फीयर है इसका हम निकालना चाहते हैं डायमीटर के अबाउट, इस केस में डायमीटर एक्सिस सब एक ही बात है ना, क्योंकि एक्सिस में तो डायमीटर ही होगा, समझ में आ रही है बात, तो इसके अबाउट हमें निकालना है, ठीक, इसका मास एम गिवन, तो कैसे निकालेंगे। अब एक्चुअली देखो ये हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर का मतलब क्या है कि जो भी मासेज हैं वो उसके सिर्फ सरकमफेरेंस, मतलब उसके सरफेस पे होगा, अंदर में कुछ, अंदर को पूरा खोखला है, खाली है, अंदर में कुछ है ही नहीं, तो आपको एलिमेंट भी ऐसा लेना पड़ेगा जिसके बारे में आप अच्छे तरीके से जानते हो, ठीक। तो एक काम करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम करते क्या है कि यहाँ से मान लो कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक, यहाँ से थीटा एंगल पे जाके एक रिंग ऐसे बना लेते हैं। रिंग क्यों बनाया बेटा, देखो स्फीयर, जैसे मान लो कि नारंगी है हमारे पास, ऑरेंज, ठीक, ऑरेंज को देखा ना बहुत छोटे छोटे पार्ट में हम काट सकते हैं, तो अगर ऑरेंज का अंदर वाला पार्ट खाली होता तो ऊपर में बहुत सारे रिंग्स ऐसे ऐसे कलेक्टेड ऐसे बने होते होंगे ना, हर एक रिंग की रेडियस चेंज हो रही होती, बट उनकी एक्सिस तो ये कॉमन है ना बेटा। तो देखो यहाँ पे मैंने ऐसा ही मान लिया है कि ये एक रिंग है, क्योंकि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पहले से पता है, ये हो गया, और इसकी थिकनेस मैं कुछ ऐसा कंसिडर कर रहा हूँ, ये इसका थिकनेस है, दिस वन इज द थिकनेस ऑफ दिस रिंग, ठीक। तो अगर ये आर है तो, और मैं ये मान लेता हूँ कि ये वाला जो थिकनेस वाला जो पार्ट है ना वो यहाँ पे ये वाली एंगल डी ऑफ थीटा सबटेंड कर रहा है, तो थिकनेस को क्या आर डी ऑफ थीटा लिखा जा सकता है बेटा, होगा ना, कोई भी आर्क, जैसे देखो ये वाला जो आर्क है वो सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, डी ऑफ थीटा, तो आर्क की लेंथ कितनी होगी, डी ऑफ थीटा, सॉरी आर डी ऑफ थीटा, ये थिकनेस हो गया उस रिंग का, समझ में आ गया। अच्छा इस रिंग की रेडियस कितनी है, ये इतनी हो गई, ये है इसकी रेडियस, तो रेडियस बताओगे जरा, ये देखो ये आर है, ये एंगल थीटा है, तो अगर मैं इस यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं तो ये रेडियस हो गया, क्लियर ना, ये और ये लेंथ सेम है, तो ये कितना आ जाएगा, आर कॉस थीटा, मतलब ये वो रिंग है जिसकी थिकनेस आर डी ऑफ थीटा है और जिसकी रेडियस आर कॉस थीटा है। तो इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकालने के लिए मुझे इस रिंग की मास की भी रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि रेडियस को चलो हमें पता है हमारे स्क्वायर को हम लिख देंगे, बट प्रॉब्लम क्या है कि पहले तुम इसका एम तो निकाले, मास तो निकाले, इस पूरे स्फीयर का मास एम गिवन है, तो इतने से पार्ट का मास कितना हो जाएगा, बता सकते हो क्या मुझे, आसान है, क्यों, क्योंकि तुम्हें पता है कि स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है,
तो इसकी रेडियस आर है, याद रखना इसकी रेडियस आर है। तो 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस वाली स्फीयर का टोटल मास एम गिवन है। तो इसका बताना जरा इस रिंग का, ये रिंग ऐसा है ना, इस रिंग की लेंथ कितनी हो गई 2 पाई, रेडियस कितनी है इसकी आर कॉस थीटा, ये होगी लेंथ ऑफ द रिंग। उसको मैंने थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दिया, थिकनेस ही कितना कि ये पूरा एरिया आ गया, मतलब इस रिंग का एरिया आ गया ना। इस एरिया का मास कितना आ जाएगा m अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर, देखो आर और आर स्क्वायर हो गया cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई d ऑफ थीटा। दिस वन इज द मास ऑफ दिस रिंग। ठीक, तो इस रिंग का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, मास ऑफ द रिंग वो यहाँ रहा। कुछ ककरा है क्या, 2 पाई और ये कैंसिल होकर 2 आ गया। ठीक, अच्छा आर स्क्वायर और आर स्क्वायर भी गायब हो गया, तो ये आ गया m बाई 2 cos ऑफ थीटा मल्टीप्लाइड बाई d ऑफ थीटा। ये मास हो गया इस वाले रिंग का मल्टीप्लाइड बाई इसकी रेडियस का स्क्वायर। तो ये रेडियस कितना है आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया क्या बच्चों, क्लियर है क्या, डिफिकल्ट नहीं है बिल्कुल भी। बस हमारा टारगेट क्या होता है, देखो ये क्योंकि हॉलो स्फीयर था तो हॉलो स्फीयर को हम बहुत सारे रिंग का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ठीक, वो रिंग जो होगा वो उस रिंग की रेडियस वेरिएबल होगी। ठीक है ना, यहाँ पे रिंग जो होगा वो 0 रेडियस का, और ऐसे से रिंग को कलेक्ट करके चलो, कलेक्ट करके चलो यहाँ तक, ऐसे से कलेक्ट करके चलो, वो पूरा का पूरा एक स्फीयर बनकर तैयार हो जाएगा। इसलिए हमारे लिए रिंग एलिमेंट लेना ज्यादा प्रेफरेबल है। ठीक है, समझ में आ गई बात, क्लियर, कि ये लिख दिया मैंने, समझ आता है ना। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो एक्सिस जो कि उसके सेंटर से पास हो रही है उसके अबाउट क्या होता है एम आर स्क्वायर, हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। तो मैंने लिख दिया m इंटू आर क्या होता है उसकी रेडियस, रिंग की रेडियस, तो वो आर कॉस थीटा था, तो ये लिख गया। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा एम आर स्क्वायर अपॉन 2, ये तो कांस्टेंट है मैं बाहर निकाले, कॉस और कॉस, कॉस क्यूब हो गया थीटा मल्टीप्लाइड बाई डी ऑफ थीटा इंटीग्रेशन। क्लियर है। अब सवाल है बेटा कि इंटीग्रेशन का लिमिट क्या लिया जाए। तो थीटा देखो, थीटा ध्यान से देखो, अगर 0 लोगे तो ये वाला रिंग बन जाएगा। ठीक, और थीटा की वैल्यू को बढ़ा के चलो, रिंग ऊपर की तरफ ऐसे बढ़ता जाएगा, इसकी रेडियस कम हो रही है यहाँ पे, तो थीटा की मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम अगर पाई बाई 2 लिखोगे तो ये ऊपर वाला अपर हेमी स्फीयर आ गया, बट हमें तो लोअर हेमी भी लिखना है। तो कोई बच्चा ऐसा भी बोल सकता है कि ऊपर वाले हेमी का निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई करके कहें, बिल्कुल सही है, कुछ गलत नहीं है बिल्कुल। ठीक, या कोई बच्चा अच्छा मैथमेटिक्स यूज करने वाला होगा तो इसके लिए देखो, यहाँ पे जो रिंग होगा उसके लिए एंगल माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा और इसके लिए प्लस पाई बाई 2, तो तुम माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 भी इंटीग्रेट कर सकते हो, जैसे जी चाहो। मैं इसको 0 टू पाई बाई 2 लिख रहा हूँ और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। ठीक है ना, अपर हेमिस्फीयर का निकाला, लोअर हेमिस्फीयर का उतना ही होगा, तो डबल हो गया टोटल ये, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 ने 2 को गायब कर दिया। अब सवाल है इसका इंटीग्रेशन, ये बड़ा कठिन हो सकता है बच्चों के लिए। ठीक है, ठीक है बच्चों, यहाँ पे तो ये कितना आ गया आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर कॉस क्यूब थीटा को क्या लिखेंगे हम लोग कॉस मल्टीप्लाइड बाई कॉस स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाई डी ऑफ थीटा। क्लियर है क्या बच्चों, समझ में आ गया। तो 0 टू पाई बाई 2, ये करने से हमें फायदा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन जो है इसका बहुत आसान हो जाएगा। अब इसमें हम क्या कर लेंगे कि साइन थीटा को मैं मान लूंगा कि लेट साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू समथिंग टी मान लिया। ठीक, तो इसको डिफरेंशिएट करो, तो ये कितना आ जाएगा साइन का डिफरेंशिएशन cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय d ऑफ थीटा इज इक्वल टू dt। इसको यहाँ प्लेस करो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया cos थीटा इंटू d ऑफ थीटा, देखो इसको dt लिख सकते हैं। अच्छा 1 माइनस देखो ये टी स्क्वायर आ जाएगा, तो 1 माइनस टी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई dt इंटीग्रेशन यहाँ क्या रह गया एम आर स्क्वायर, लिमिट बाद में प्लेस कर लेंगे, इसका इंटीग्रेशन पहले निकाल लेते हैं कि ये आ गया एम आर स्क्वायर 1 का ये आ गया टी, ये कितना आ गया टी क्यूब बाई 3, मैंने ये रख दिया। ठीक, अब टी की वैल्यू मैं यहाँ पे प्लेस कर दूंगा, टी हमने क्या माना था ये रहा साइन ऑफ थीटा, तो ये आ गया एम आर स्क्वायर साइन ऑफ थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 3 0 टू पाई बाई 2 है क्या, ये लिमिट लग गया। अब तुम्हें पता है सब कुछ यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे सॉल्व कर लो, देखो क्या आ रहा है, एक बार पाई बाई 2 रखना, तो देखो यहाँ पे आ जाएगा साइन पाई बाई 2 क्या होता है 1, तो 1 माइनस 1 बाई 3 कितना आ जाएगा 2 बाई 3 होता है ना, 1 माइनस 1 बाई 3 2 बाई 3, तो ये आ गया एम आर स्क्वायर
ये आ गया 2/3 माइनस, अब जीरो रखो तो साइन जीरो जीरो, ये भी जीरो, ये पूरा जीरो हो गया, ये खत्म हो गया। तो क्या इज इक्वल टू 2/3 mr²। ये होता है हमारा हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? एक बार नोट कर लो इसको जल्दी से। वर्कआउट करो ना बच्चों। देखो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट कैलकुलेशन है, बट ये आपको आना चाहिए। ठीक है, ये लिख लिया हमने कि ये आ गया हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक हॉलो स्फीयर का अबाउट एक डायमीटर बोलो, एक एक्सिस बोलो, सब एक ही बात है। हाँ, अब इसी तरीके से सॉलिड स्फीयर का भी निकाल सकते हैं। तो सॉलिड स्फीयर में ऊपर में जो बनेगा वो डिस्क बनेगा, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है हमारे स्क्वायर/2 होता है, वो आप कर लोगे। ठीक, या फिर सॉलिड स्फीयर को करने के बहुत सारे तरीके, या तो आप ऐसे कर लो कि यहाँ पे ऊपर में ये जो एक्सिस है इसके अबाउट निकालना है हमें। ठीक, तो यहाँ से थीटा एंगल पे जाके एक डिस्क ऐसे, क्योंकि ये क्या है अब हमारा सॉलिड स्फीयर है, ये क्या है हमारा सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर मतलब जब इसको बहुत सारे पार्ट में से काटोगे तो बहुत सारा डिस्क बनकर तैयार हो जाएगा। तुम ये मान सकते हो कि डिस्क जिसकी रेडियस 0 है वहां से बढ़ाते हुए इसको बढ़ाते हुए सबको ऐसे कलेक्ट करके गए, यहाँ तक आया, फिर उसके बाद रेडियस को कटा के यहाँ तक पहुंचे, तो ये पूरी की पूरी तुम्हारी सॉलिड स्फीयर बन जाएगी। तो जो यहाँ पे एलिमेंट जो लोगे ये क्या बनकर तैयार हो जाएगा बेटा? पिछले केस में रिंग था, क्यों? क्योंकि वो हेमी स्फीयर था। समझ में आ गया क्या बेटा? पीछे देखो, फिर से हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे जाकर ये एंगल ले लेंगे डी ऑफ थीटा। क्लियर है? तो इसकी लेंथ हो जाएगी आर डी ऑफ थीटा। क्लियर हो गया? इसकी रेडियस हो जाएगी हमारी आर कॉस थीटा, जो पिछले केस में देखा था। क्लियर है? उसका मास निकाल लोगे, क्योंकि अब ये सॉलिड हेमी स्फीयर, सॉलिड स्फीयर है, तो सॉलिड स्फीयर का में वॉल्यूम कंसीडर करके हैं, तो क्या लिखोगे 4/3 पाई आर क्यूब। इस वॉल्यूम में टोटल मास m है, तो इस ये वाला जो डिस्क आपको जो दिख रहा है, ये पूरा का पूरा जो ये डिस्क दिख रहा है, इस डिस्क का मास कितना हो जाएगा बेटा? बता सकते हो क्या? इसका एरिया हो जाएगा पाई, इसकी रेडियस का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये हो गया इसका एरिया। एरिया को थिकनेस से मल्टीप्लाई करने से वॉल्यूम हो जाता है, तो इतने वॉल्यूम का मास ये है, तो इतने वॉल्यूम का मास कितना हो जाएगा? m डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई पाई आर क्यूब कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी ऑफ थीटा। अब इसको सॉल्व कर लेना, ये तो गेम आ गया। एक तरीका ये, दूसरा तरीका आप ऐसे कर सकते हो कि ये हमारा सॉलिड स्फीयर है, अभी आपने देखा कि हेमी स्फीयर का, सॉरी हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 हमारे स्क्वायर होता है। तो हम इसको ऐसे भी तो मान सकते हैं कि बहुत सारे हॉलो स्फीयर को अगर कलेक्ट कर दिया जाए, जीरो रेडियस से इंक्रीज करके मैक्सिमम आर रेडियस तक लेकर आए, तब भी हमारा सॉलिड स्फीयर बनकर तैयार हो जाएगा। तो एक बच्चा ऐसे भी कर सकता है कि यहाँ से आर के स्केच पे जाके एक हॉलो स्फीयर बना लेगा, और हॉलो स्फीयर की थिकनेस को कुछ dr कंसीडर कर लेगा। क्लियर है? अब तुम्हें पता है कि इस पूरे का फिर से वही केस हो गया यहाँ पे। अब इस ये जो देख रहे हो ना हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर बोल रहा हूँ सॉरी, हॉलो स्फीयर, इसका मास कितना हो जाएगा? तो फिर वही काम, इतने का मास ये है, तो अब इस वाले देख रहे हो ना, ये शेडेड जो पार्ट जो देख रहे हो, इसका मास कितना हो जाएगा? तो इसके लिए, इसके मास के लिए मुझे इसका वॉल्यूम चाहिए। इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाई थिकनेस। सरफेस एरिया कितना होता है? स्फीयर है ना, स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई डी आर। ठीक है, कर लेना, यहाँ पे मास आ जाएगा। अब इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिख दोगे? दैट डी आई इज इक्वल टू, इसका मास निकालना आपको आता है, इसकी रेडियस का स्क्वायर, तो एम आर स्क्वायर 2/3। यही सीखा था ना अभी हमने, 2/3 हमारे स्क्वायर होता है। और इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा? इसका मास मल्टीप्लाइड बाई इसकी आर, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2। इसको इंटीग्रेट करोगे और इसको इंटीग्रेट करोगे, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। ठीक, कंपेरेटिवली ये ज्यादा डिफिकल्ट है, ये तरीका ज्यादा आसान है। आप कैसे भी कर सकते हो, इसका आंसर आएगा फाइनली सॉल्व होकर 2/5 एम आर स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करके देख लेना, इसमें रेडियस की वैल्यू 0 टू कैपिटल आर तक जाएगा। देख रहे हो ना, रेडियस 0 होगा तो ये वाली हेमिस्फीयर होगी, और इसको बढ़ा के चलो, कलेक्ट करके चलो, पूरा का पूरा हेमिस्फीयर जाना है, तो इसके रेडियस तक हम यहाँ पे पहुंच गए। क्लियर है? तो इस केस में, अब इस केस में एंगल वेरिएबल है, तो थीटा की वैल्यू 0 टू π/2 लिख लोगे कि ये अपर हेमिस्फीयर हो गया। नीचे अगर बात करो, सॉरी, अपर जो है वो अपर स्फीयर हो गया, और नीचे वाला
जो अगर बात करें कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, बस हो गया। दोनों तरीके आपको अच्छे तरीके से पता है, आप अच्छे तरीके से कर सकते हो। लिख लो बेटा एक बार। हो गया मेरे अंदाजे से, आपको समझ में आ गया। अब किसी भी तरीके से कोई सा भी डायग्राम गिवन हो बेटा, हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। कोन गिवन हो, कोन का निकाल सकते हो, सॉलिड कोन, हॉलो कोन, एवरीथिंग, सबका तरीका सेम ही है, ठीक है। तो हम उतना उस पे नहीं जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, एक बार जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, एक बार मैं फॉर्मली आपको बता देता हूं कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहता है दो थ्योरम है हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का। उसमें से पहला है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहता है दिस वन इज वैलिड फॉर लैमिना टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब 2D स्ट्रक्चर, ठीक है। तो कोई भी 2D स्ट्रक्चर हमारे पास है, समझ में आ गई बात? अच्छा सॉरी, वो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होता है, ठीक। पैरेलल एक्सिस थ्योरम किसी भी टाइप के बॉडी के लिए वैलिड है। बस हमें सेंटर ऑफ मास के अबाउट हमें पता होना चाहिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। जैसे मान लो कि ये हमारा सेंटर ऑफ मास है, ये जो है वैलिड फॉर एनी टाइप ऑफ बॉडी, एनी टाइप ऑफ बॉडी, ठीक। मतलब 2D स्ट्रक्चर हो, 3D स्ट्रक्चर हो, सबके लिए ये वैलिड है। बस हमें क्या पता होना चाहिए कि ये जो सेंटर ऑफ मास है, इससे पास होने वाली जो एक्सिस है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं अगर ICOM, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास अगर लिख दूं, तो अब इस एक्सिस के पैरेलल कोई भी एक्सिस, चाहे वो बॉडी के अंदर लाई कर रहा हो या बॉडी से बाहर लाई कर रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी के भी अबाउट, मान लो कि यहाँ बाहर लिख देता हूँ, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, तो इन दोनों के बीच का अगर परपेंडिकुलर सेपरेशन d गिवन है, इस पूरे बॉडी का मास m गिवन है, समझ में आ गया? तो हम क्या लिखेंगे कि इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाई सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस, और जिस एक्सिस के अबाउट आपको निकालना है उनके बीच का परपेंडिकुलर सेपरेशन का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन देम, ऑलवेज कीप इन माइंड, ठीक है। जब भी पैरेलल एक्सिस थ्योरम आप अप्लाई करोगे, हमेशा ध्यान क्या रखना है कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट पता होना चाहिए, ठीक। इसका प्रॉपर डेरिवेशन है, बट तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तो इसको ऐसे बस इसको याद रखो एक्सिस थ्योरम। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है, तो जिस एक्सिस के अबाउट पता है उसके पैरेलल कोई भी एक्सिस, चाहे वो बॉडी के अंदर लाई कर रहा हो या उसके बाहर लाई कर रहा हो, ठीक, उनके बीच का अगर सेपरेशन स्मॉल d है, मास ऑफ द बॉडी कैपिटल M है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पैरेलल एक्सिस के अबाउट होगा क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाई दोनों एक्सिस के बीच का जो सेपरेशन है उसका स्क्वायर, ठीक, d स्क्वायर। समझ में आ गया क्या? ठीक, दिस वन इज कॉल्ड द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब बहुत सारे जगह पे आप इसको यूज कर सकते हो। जैसे देखो, मान लो कि ये डिस्क है, ये मान लो कि हमारा डिस्क है। अब डिस्क का सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद होगा। अगर इसका मास m गिवन है, जैसे मान लो कि इसका मास m है, इसकी रेडियस r गिवन है, तो इसके अबाउट डिस्क है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I ऑफ सेंटर ऑफ मास हमें पहले से पता है, ये कितना होता है mr स्क्वायर अपॉन 2। याद है क्या? डिस्क का सेंटर से पास होने वाली, पिछले क्लास में किया था हमने, ठीक। अगर इसके पैरेलल एक आपसे बोल दिया जाए कि एक लाइन जो इसको जस्ट यहाँ पे टच करके जा रही है, यहाँ जस्ट टच कर रही है, इसके अबाउट आपको बताना है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, क्योंकि अपने इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो तो आर हो गया ना। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि ये टैंजेंट है विच इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द रोटेशन, ठीक, उसके अबाउट हम निकाल लें। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा बेटा? इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो कितना है, mr स्क्वायर बाई 2 प्लस मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाई जिसके अबाउट निकालना है और सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के बीच का सेपरेशन r स्क्वायर, ठीक। ये कितना आ गया 3/2 mr स्क्वायर। समझ में आ गया क्या? हो गया, कुछ भी दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल सा है, ठीक। अगर मान लो कि एक्सिस यहाँ पे होता, यहाँ से ये r/2 डिस्टेंस पे, अगर यहाँ पे
इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करने में जो तकलीफ हो रही है वो कैलकुलेट करना है आपको। तो कैसे निकालेंगे? इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को I1 बोल रहा हूँ, तो ये I1 कितना आ जाएगा हमारा, देखो सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना है, mr²/2 प्लस क्या लिखेंगे, m इंटू इनके बीच का सेपरेशन r/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेना जो भी आ जाए। अब कोई सा भी गिवन हो क्वेश्चन हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम के व्यू से। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। ये तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम हो गया। उसी तरीके से परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम नाम का भी एक हमारे पास थ्योरम है, जिसको यूज करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम आसानी से सॉल्व कर सके, उसके लिए हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक, लेकिन परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो है वो वैलिड है सिर्फ लैमिना टाइप स्ट्रक्चर के लिए। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहता है बेटा कि फॉर 2D स्ट्रक्चर ओनली, फॉर 2D स्ट्रक्चर ओनली, इसके लिए सिर्फ हम बात कर रहे हैं। तो 2D स्ट्रक्चर में मैंने मान लिया कि ये कोई भी पॉइंट है, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये जो है हमारा ये जेड एक्सिस हो गया। क्लियर है बेटा? ठीक, अगर ये बॉडी एक्स और वाई प्लेन में है, जैसे कि ये तो फिलहाल अभी देख के हमें लग रहा है कि एक्स और जेड प्लेन में है। ठीक, तो जो परपेंडिकुलर एक्सिस होगा वो कौन सा होगा भाई, बॉडी जो है एक्स जेड प्लेन में है तो उसका परपेंडिकुलर वाई एक्सिस होगा। तो जो परपेंडिकुलर एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू जो बॉडी एक्स और जेड प्लेन में है, तो एक्स के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और जेड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ में आया क्या? क्लियर है? मतलब बॉडी जिस प्लेन में है उस प्लेन में जो दो एक्सिस लाई कर रहे हैं उनके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम जो होगा वो परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल होगा। यही बोलता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। लेकिन ये कब है? जब बॉडी एक्स एंड जेड प्लेन में हो। क्लियर है? और अगर बॉडी अगर एक्स और वाई प्लेन में होता तो परपेंडिकुलर एक्सिस कौन सा होता बेटा? जेड एक्सिस, एक्स और वाई है तो जेड परपेंडिकुलर होगा। तो उस केस में परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू जिस प्लेन में बॉडी है, कौन सा प्लेन है? एक्स और वाई प्लेन, तो एक्स के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड वाई के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के इक्वल होगा। ऑलवेज कीप इन माइंड। ठीक है, समझ में आ गया? यूज करके वक्त ये बहुत ध्यान में रखना। क्लियर है यहाँ पे? उसी तरीके से जैसे एक्स जेड हो गया, एक्स वाई हो गया, अगर वाई जेड प्लेन है तो अगर बॉडी वाई जेड प्लेन में हो तो वाई और जेड का परपेंडिकुलर एक्सिस कौन सा होगा? एक्स। तो हम क्या लिख लेंगे? आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई प्लस आई जेड। समझ में आ गया क्या? तो किस वन इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक, पैरेलल एक्सिस थ्योरम तो कहीं भी वैलिड है, लेकिन परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम सिर्फ उन बॉडीज के लिए वैलिड है जो लैमिना टाइप का स्ट्रक्चर है, मतलब 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ठीक है बच्चों, हर जगह यूज नहीं करेंगे। लिख लिया क्या? इतना समझ में आ गया? अब देखो इसके ऊपर कुछ एक क्वेश्चन करके बताता हूं मैं, सिंपल है। ठीक, याद रखना बच्चों, नीट के एग्जामिनेशन में तो डायरेक्ट सवाल होता है इसके ऊपर। ठीक, इन एक्सिस ऑफ थ्योरम के बेसिस पे। अब जैसे मान लो कि अगर कभी एक सवाल ऐसा पूछ दिया जाए कि एक चीज बताओ, ये हमारा डिस्क है। ठीक, डिस्क जो है वो कुछ ऐसा है, तो फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर। ये क्वेश्चन। ठीक, फाइंड द डायमीटर, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क अबाउट द डायमीटर। आपको पहले ही मैंने बताया है, एक्सिस चेंज करोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रोटेट करने की एबिलिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमें निकालना है इस डायमीटर के अबाउट। ठीक, अच्छा ये देखो, अगर ये बॉडी को मैं ऐसे मान लूं, देखो कि जरा, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, तो देखना जरा ये डिस्क कौन से प्लेन में, एक्स और वाई एक्सिस में है ना। तो एक्स एक्सिस भी डायमीटर है, वाई एक्सिस भी डायमीटर है, तो डायमीटर के अबाउट एक बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो सेम ही होगी। अच्छा, इसका परपेंडिकुलर कौन होगा? जी, जेड एक्सिस। ये हो गया हमारा, मतलब ऐसा है, जेड एक्सिस जो है वो ये है। ठीक है ना बेटा? समझ में आया? और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया में पहले से पता होता है, जो कि mr²/2 है। ठीक, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं? z के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो x के और y के अबाउट होगा। ठीक है, और z के अबाउट कितना है? mr²/2 इक्वल टू, देखो x एक्सिस भी डायमीटर है, y एक्सिस भी डायमीटर है। समझ में आ गया बात? क्लियर है यहाँ पे? तो ये दोनों को सेम ही होंगे, तो 2 टाइम्स I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर। तो I देखो निकल कर आ गया mr²/4।
तो ये आ गया डायमीटर का, डायमीटर के अबाउट डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ में आ गई बात? क्लियर है यहाँ पे? अगर मान लो कि कोई आपसे पूछ गए कि नहीं भाई मुझे इसके अबाउट नहीं चाहिए, मुझे इस वाले टैंजेंट के अबाउट चाहिए विच इज पैरेलल टू द डायमीटर, ठीक है? तो चलो इसके अबाउट तो निकाल लिया हमने mr²/4। अब इसके अबाउट निकालना हो तो हम कौन सा थ्योरम अप्लाई करेंगे? देखो इन दोनों पैरेलल है तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो क्या लिख ले? देखो ये सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर इसके अबाउट लिखना है आई गैस मान लेता हूँ इसको, तो आई गैस इज इक्वल टू सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये देखो इसके अबाउट लिखना है, ये रहा mr²/4 मल्टीप्लाई, सॉरी ये हो गया इसके अबाउट सेंटर ऑफ मास के अबाउट प्लस मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो कितना है? r²। तो ये कितना आ गया? 5mr²/4। क्लियर है? तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया हमारा इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है? कोई सा भी क्वेश्चन गिवन हो बेटा हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है? जैसे मान लो कि हमारे पास कुछ इस तरीके का अगर डायग्राम है, अगर हमारे पास स्फीयर है, मान लो कि स्फीयर है हमारे पास, स्फीयर का याद है डायमीटर के अबाउट या एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा होता है? जब भी स्फीयर बोला जाए तो सॉलिड कंसीडर करना, ठीक है? वरना क्वेश्चन में हॉलो खुद बोला गया होगा कि ये स्फीयर है, स्फीयर जिसकी मास m और रेडियस r गिवन है, तो ये रहा सेंटर ऑफ मास, इसके अबाउट ऑलरेडी हमने निकाला है 2/5mr²। अगर मान लो कि पूछ गया जाए कि टैंजेंट के अबाउट बताओ, तो ये रहा टैंजेंट जो इसके एक पॉइंट से टच होकर ऐसे चला गया, ठीक है? तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू, देखो इसके अबाउट हमें पता है ये तो सेंटर ऑफ मास, यही है ना सेंटर ऑफ मास, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास विच इज 2/5mr² प्लस मास मल्टीप्लाइड बाय इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो कितना है? रेडियस के बराबर है mr²। तो ये कितना आ गया? 7/5mr²। दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर? क्या समझ में आ रहा है? तो अब किसी तरीके से भी आपके सामने सवाल हो, अब आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इन थ्योरम्स को यूज करके। अब जैसे मान लो कि तुमसे अगर एक सवाल पूछ लिया जाता कि थोड़ा डिफिकल्ट बोलता हूं मैं, ये हमारे पास एक स्फीयर है, ठीक? ये स्फीयर एक रॉड से कनेक्टेड है, ये रहा रॉड हमारा, ये इसके साथ कनेक्टेड है, ठीक? यहाँ दूसरा स्फीयर है, एक दूसरा स्फीयर यहाँ पे लगा हुआ है, इसकी रेडियस मान लो ये सेंटर है, इसका रेडियस r1 है और ये इसका सेंटर है, इसकी रेडियस r2 है, ठीक? इसका मास m है, लेंथ l है, एक एक्सिस यहाँ से पास हो रही है, ठीक? इसका इसका जो सेंटर है वो यहाँ पे है, ठीक? ये सेंटर से ये कुछ x डिस्टेंस पे है, एक्सिस आपको बताना है इस एक्सिस के अबाउट इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ठीक है? एक अच्छा सवाल तुम्हारे सामने है, ठीक? हाँ बेटा, दिस वन इज ऑल्सो फॉर एनटीए। अब देखो बेटा, हम एक काम करेंगे, इस एक्सिस के अबाउट हर एक बॉडी का इंडिविजुअली निकाल लेंगे, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो स्केलर क्वांटिटी है, पूरे सिस्टम का चाहिए, तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकालेंगे, इस रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकालेंगे, इस स्फीयर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकालेंगे, और सबको क्या करेंगे? सिंपली ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट, तो देखो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें सेंटर के अबाउट पता है ना बेटा? सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ये स्फीयर है, स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? क्या लिखेंगे? 2/5mr1², ये पता है हमें, ठीक? अच्छा, इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना होता है? याद करो, ml²/12 होता है ना? ये सब याद होना चाहिए आपको। क्लियर? अच्छा, इसका इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? 2/5mr2², ठीक है? अच्छा, इसको अगर मैं m1 बोल दूं, ये m2 बोल दूं, कि ये m2 हो जाएगा और ये m1 हो जाएगा। क्लियर? लेकिन ये सारे जो है इनके सेंटर ऑफ मास के अबाउट है, मुझे कोई इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस स्फीयर का कितना हो जाएगा? देखो इसके अबाउट कितना है? 2/5m1r1²। पैरेललिसिस थ्योरम अप्लाई कर रहा हूँ, सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकाल लिया, प्लस यहाँ से ये वाले डिस्टेंस, ये डिस्टेंस देखना जरा, ये कितना है? यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है, बता सकते हो क्या? ये देखो, ये वाले डिस्टेंस तो यहाँ से यहाँ तक r1 है, कोई पंगा नहीं, ये वाली डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी अपन को, ठीक? अच्छा देखो,
ये पूरा यहाँ से यहाँ तक L/2 है ना, सेंटर से ये x है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई, L/2 माइनस एक्स। क्लियर है? तो यहाँ से इस वाले एक्सिस की डिस्टेंस कितनी होगी, R1 प्लस L/2 माइनस एक्स। तो क्या लिख लेंगे, इसका मास मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो कितना है, R1 प्लस L/2 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर 1। ये पहला स्फीयर 1 है, ये स्फीयर 2 मान लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? ये तो स्फीयर 1 का हो गया। तो चलो एक काम करके आई ही निकालते हैं डायरेक्टली, ये सब कुछ समझ लो। ये किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, स्फीयर का, स्फीयर 1 का। प्लस अब रॉड का निकालते हैं। ठीक, अच्छा रॉड का सेंटर ऑफ मास के अबाउट हमें पता है, वो कितना हो जाएगा, ml²/12। लेकिन हमें निकालना किसके अबाउट, इसके अबाउट। ठीक, तो इनके बीच का सेपरेशन कितना है, मास मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर। ये किसका हो गया बेटा, ये रॉड का हो गया। क्लियर है ना? प्लस अगेन अब उस स्फीयर का देखते हैं, उसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना है, 2/5 m2r²। ये देखो सेंटर ऑफ मास के अबाउट। अब यहाँ से इस एक्सिस की डिस्टेंस बताना जरा। अच्छा देखो ये वाली डिस्टेंस कितनी है, R1। ठीक, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, L/2, है ना? क्लियर? तो ये डिस्टेंस बताना, यहाँ से R1 प्लस L/2 प्लस एक्स, तो हम क्या लिख लेंगे, प्लस मास इंटू R1, R1 क्या, ये R2 था, R2 R2, ये मैंने गलत लिख दिया, ये R2 है बेटा, देखिए R2 है ना इसकी, R2 प्लस L/2 प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये किसका हो गया, स्फीयर 2 का। ठीक, मेरा मैटर ये नहीं था कि आपसे बहुत डिफिकल्ट सवाल कराया जाए, मेरा ये था कि अगर कंबाइंड बॉडी है तो उसका सेंटर ऑफ मास, सॉरी उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट, ये समझाना। मतलब सबका इंडिविजुअल निकाल लो और उनको सिंपली ऐड कर दो उस, लेकिन एक्सिस सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सबका अलग अलग निकाल लिया, अलग अलग एक्सिस के अबाउट और सबको ऐड कर दिया, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें तो इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो इस एक्सिस के अबाउट ही हर एक बॉडी का निकालो और उनको सिंपली ऐड कर दो, कैलकुलेट करने के मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ में आया क्या? ठीक है बेटा, क्लियर है यहाँ पे? अब चलो आगे चलते हैं, ये एक डिफिकल्ट सवाल हो गया। ठीक, अब जैसे मान लो कि ऐसे ही कनेक्टेड बॉडी बहुत सारे तुम्हारे सामने मिलेंगे, उनका निकालना हो। अगर मान लो कि कभी रॉड ऐसा गिवन, ये एक्सिस हो गया। ठीक, एक काम करते हैं, कनेक्टेड बॉडीज का देखते हैं। जैसे मान लो कि इस तरीके का एक शेप है, ये हो गया और यहाँ से ऐसा जुड़ा हुआ है, दो रॉड आपस में जुड़े हुए हैं, इसका भी मास m और इसका लेंथ l, इसका भी मास m, इसका लेंथ l। इस एक्सिस के अबाउट बताना है, एक्सिस ऐसे पास हो है, दिस वन इज, इसके अबाउट बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, देखो एक्सिस ये रहा और इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, ml²/12। अच्छा इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे, यहाँ पे, है ना? इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, ml²/12। क्लियर है यहाँ पे? तो हमें तो इसके अबाउट निकालना है, तो इस रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट प्लस m मल्टीप्लाइड बाई ये डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा बेटा, L/2, है ना? तो अगर इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक, तो इसके अबाउट पहले मोमेंट ऑफ, कैसे लिखते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं ना। देखो ये एक्सिस ये है, तो हमें इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, तो इस एक्सिस के अबाउट कितना होता है, ml²/12 प्लस अब इसके अबाउट लिखना है तो वो कितना आ जाएगा, m मल्टीप्लाइड बाई L/2 का स्क्वायर। क्लियर है क्या? ये हो गया इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब उसी तरीके से इसका लिखते हैं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट हमें पता है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखे बगैर आप किसी पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अबाउट नहीं लिख सकते। तो इसके अबाउट कितना है, ml²/12 प्लस, अब सवाल है कि इसके और इस, ये दोनों एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है, ये है ना, दिस वन इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। कितना हो गया बता सकते हो क्या? आसान है, देखो ये L है, ये L/2 है, तो ये कितना आ जाएगा, √L² प्लस L/2 का स्क्वायर। समझ आया क्या? तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, प्लस m मल्टीप्लाइड बाई ये, इसका स्क्वायर, स्क्वायर कितना हो जाएगा, L² प्लस L² बाई, इतना हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेना। ठीक, क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। क्लियर है बेटा? ठीक है,
तो देखो कनेक्टिंग बॉडीज का हम इस तरीके से निकालते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। अभी किसी भी टाइप का बॉडी गिवन हो बेटा, आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया आना चाहिए और आपको याद होना चाहिए। जो हमारे जनरल जो भी हमारे पार्ट हैं, जो भी हमारे पास है, डिस्क, रिंग, इनफैक्ट सॉलिड सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, ठीक, उनकी एक्सिस के अबाउट, पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट अगर आपको याद होगा तो बहुत काम आएगा आपके। ठीक है, और अगर नहीं याद है तो भी आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं बच्चों तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, इन पे को हम क्वेश्चन कर पा रहे हैं। ठीक, अब जैसे कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से हो जाए, मान लो कि रॉड ऐसा गिवन हो, ये रहा एक्सिस, लेकिन रॉड जो है वो ऐसे रखा हुआ है किसी एंगल थीटा पे, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे इस एक्सिस के अबाउट? इसका मास m, लेंथ l है, कैसे निकाला जाएगा? ये इंपॉर्टेंट है बेटा, कैसे करेंगे यहाँ पे बताओ। तो अब इसमें क्या कर लेंगे कि सबसे पहले को हमें कोई इस एक्सिस के, अगर यहाँ पे अगर देखा जाए, बहुत ध्यान से देखो, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ से L डिस्टेंस पे जाके एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा लेंथ dl कंसिडर करूंगा। अब इस एक्सिस से इस dl का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा हो गया, ये हो गया। तो अगर ये L है, ये एंगल थीटा गिवन है, तो ये कितना आ जाएगा, L साइन ऑफ थीटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया। ठीक, अगर हम इसका मास निकाल ले तो काम हो जाएगा। इसका मास कैसे निकालेंगे, L लेंथ का मास m गिवन है, तो यूनिट लेंथ का मास m बाई एल, इसकी लेंथ कितनी है dl, इसका मास कितना हो जाएगा m बाई एल मल्टीप्लाइड बाई dl। समझ में आ गया क्या? ठीक, इसका मास हमें कैलकुलेट हो गया। अब इसका मास, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कैसे लिखी जाएगी, डी आई इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे बेटा, सोचो को जरा। इसका मास कितना है, ये रहा m बाई एल इंटू डी एल मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, वो कितना है, एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। हो गया क्या, क्लियर है क्या, m इंटू आर स्क्वायर, यही तो होता है पॉइंट मास का किसी भी एक्सिस के अबाउट, याद रखना परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा। क्लियर, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, कुछ एल गायब हुआ क्या, नहीं, एल को ये कैपिटल एल है ना, इसको बाहर रखो, साइन स्क्वायर थीटा को बाहर रखो क्योंकि एंगल तो कांस्टेंट है। ये कितना आ जाएगा, एल स्क्वायर डीएल, इंटीग्रेशन एल की वैल्यू 0 से लेकर कैपिटल एल तक जाएगी, बाकी को अब हमें करना आता है m बाई एल साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाई ये एल क्यूब बाई थीटा, सॉरी एल क्यूब बाई 3, तो एक एल कैंसिल हो गया, तो एम एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 3, ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका इस एक्सिस के अबाउट। अच्छा एक चीज को, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, एल साइन ऑफ थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब सोचो जरा, अगर मैं तुम्हारे सामने ये इक्वेशन बोल देता और मैं बोल देता कि रॉड है, ये रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एंड पॉइंट पे, मतलब कोई भी एंड के अबाउट, तो बताओ तो रॉड की लेंथ कितनी होगी, तो तुरंत बोलोगे, याद है ना, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड, यहाँ पे देख रहे हो ना, एंड के अबाउट कितना होता है एम एल स्क्वायर बाई 3, तो एल क्या होता है, रॉड की लेंथ। तो ये देखो, ये रॉड की लेंथ इतनी है, इसका मतलब कि मैं इस पूरे के बदले अगर एक रॉड ऐसा रख देता यहाँ पे जिसकी लेंथ एल साइन ऑफ थीटा होती, तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट सेम होते। समझ में आ गया? ठीक, तो अब से आसान तरीके, इसको बार बार करने की जरूरत नहीं है, क्या करना है, इसको कॉम्पोनेंट में ब्रेक कर देना। देखो ये एल है, तो एल का ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, यहाँ से आर तक एल साइन ऑफ थीटा, और ये वाला कितना हो जाएगा, एल कॉस थीटा। अब देखो तो ये वाली रॉड जो है ना एक्सिस पे ही लाई कर रही है, तो बेचारी ये रोटेट कैसे करेगा, तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो 0 हो गई, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी हो जाएगी, एम एल साइन ऑफ थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, देखो रिजल्ट सेम आ गया। मतलब इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेना, मतलब ये जो रॉड है इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही होगी अगर ये रॉड ऐसे वर्टिकल होता और इसकी लेंथ एल साइन ऑफ थीटा होता। आया क्या समझ में आपको, क्लियर है बेटा? ठीक है, तो बिल्कुल हम ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आई एम फाइन। आर एन क्रिएशन, ठीक है बच्चे, समझ में आ गया क्या? अब यहाँ पे देखो,
अब इस तरीके से ना बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारे सामने बनेंगे। अब जैसे क्वेश्चन तुम्हारे सामने ऐसे देखेगा कि एक ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में साइड लेंथ ए गिवन है, ठीक। इस एक्सिस के अबाउट बताओ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा इस ट्रायंगल का, ऐसे सवाल पूछेगा। तो आपको पता है इस एक्सिस के अबाउट ये वाली एंगल कितनी होगी, 30 डिग्री, ये वाली एंगल कितनी होगी, 30 डिग्री। तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट उतना ही होता अगर हम एक रॉड को ऐसे हॉरिजॉन्टल रख देते और जिसकी लेंथ ए साइन ऑफ थीटा हो जाती। समझ में आगे बात। बिल्कुल उसी तरीके से इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट वही होता अगर इस रॉड के बदले एक रॉड में ऐसे हॉरिजॉन्टल लग देता जिसकी लेंथ ए साइन 30 डिग्री होती। देख लो ना, इसको दो कंपोनेंट्स में ब्रेक करो, cos 30 और ये sin 30, तो साइन वाला ही तो काम आएगा, साइन cos 30 की वजह से कुछ जीरो हो गया। क्लियर है बेटा, समझ में आ रहा है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है इस एक्सिस के अबाउट, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम इस एक्सिस के अबाउट लिख सकते हैं। तो बता गया ना, सब तीनों रॉड की जो मास है m है और लेंथ तो a लिखा ही हुआ है, ठीक। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा इस एक्सिस के अबाउट, तो इसका मास इनटू ए, अच्छा साइन 30 को a/2 हो गया, तो a/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 एंड के अबाउट है ना। बिल्कुल इसका भी उतना ही होता, तो क्या इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं, डबल हो गया, ठीक। प्लस अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, देखो ये सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, इसके अबाउट तो ml²/12 होता है ना, तो l कितना है, a है, तो ma²/12। बस इसको सॉल्व कर लेना, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। क्लियर है बेटा, समझ में आ रहा है, आसान है, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। अब देखो कभी कभी कैविटी बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो कैविटी बेस्ड क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बहुत बार क्वेश्चन जो है ना कंपटीशन में ऐसा आ जाता है कि कोई पार्ट है, जैसे मान लो कि ये डिस्क है, इस डिस्क से क्या करेंगे, ये एक्सिस हो गया, ठीक। इस डिस्क से एक पार्ट ऐसे काट कर ऐसे बाहर निकाल लेंगे, ठीक। तो पूछेंगे बताओ कि जो बचा हुआ पोर्शन है उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होगी। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का, मान लो कि ये डिस्क है m रेडियस r, अगर ये जो कटा हुआ पार्ट है इसको वापस से मैं यहाँ पे प्लेस कर दूं कि ये पूरा डिस्क हो जाएगा, और इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट mr²/4 होता है, याद करो ये डायमीटर है, ठीक। अगर एक्सिस किया होगा तो एक्सिस के अबाउट कर लेना, तो वो mr²/2 हो जाएगा, क्योंकि इस केस में डायमीटर है तो हम उसके बेसिस पे बात कर रहे हैं, ठीक। तो बेसिकली हुआ क्या, ध्यान से समझोगे, ये जो डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो ये जो दो पार्ट जो देख रहे हो इसकी दोनों पार्ट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम इस एक्सिस के अबाउट वही होगा जो पूरे डिस्क का है। समझ में आया क्या, फिर से सुनो, जो ये पार्ट काट के बाहर निकाला है, कैविटी क्रिएट की हमने, अगर ये वाला पार्ट वापिस से इसमें डाल दे तो ये पूरी डिस्क बन जाती, और इस डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट हमें पता है। क्लियर, इसका मतलब कि अगर कोई भी पार्ट रिमूव कर दिया गया तो इस रिमूव्ड पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकाल सकते हैं, जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकालना है हमें, ठीक। और पूरे के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट पता है, एक्सिस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक। क्योंकि जो रिमूव पार्ट है उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी एक्सिस के अबाउट होनी चाहिए। बात समझ में आ गई क्या। तो अगर आपसे सवाल ऐसा पूछा गया है, मतलब अगर मैं इसको लाकर यहाँ प्लेस कर देता तो टोटल मोमेंट ऑफ एनर्जिया इक्वल टू जो रिमूव्ड पार्ट है उसकी सेम एक्सिस, याद रखना सेम एक्सिस के अबाउट, प्लस जो रिमेनिंग पोर्शन है, रिमेनिंग पोर्शन अबाउट सेम एक्सिस, याद रखना एक्सिस बिल्कुल सेम होना चाहिए, आई टोटल अबाउट सेम एक्सिस। क्लियर है क्या, तो हमें तो ये निकालना था, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, आई अबाउट रिमेनिंग पोर्शन इज इक्वल टू, अगर इस पार्ट को काट के बाहर नहीं निकाला गया होता तो इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती आई टोटल माइनस जो रिमूव्ड पार्ट आपने किया है उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी एक्सिस के अबाउट, सेम एक्सिस के अबाउट जो रिमूव्ड पार्ट है, सेम एक्सिस, याद रखना ये सेम एक्सिस, सेम एक्सिस, ठीक। और ये जो आंसर आएगा उसी एक्सिस के अबाउट आएगा। क्लियर है।
अब इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अब हम, ठीक है। बस ये बात कि सेम एक्सिस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपका, ठीक। अगर ये पूरा m है r है तो देखो कि जरा ये जो पार्ट हमने काट के निकाला, मान लो कि सेंटर ये पे क्वेश्चन देगा, इस ये जो डिस्क जो काट के बाहर निकाला है उसकी रेडियस r/2 है, तो क्या बता सकता है कोई कि इसका मास कितना होगा जितना पार्ट काट के बाहर निकाला है? आसान है, पूरे डिस्क का एरिया कितना है πr², तो पूरे इस एरिया का मास है m। अच्छा, जो काट के बाहर निकाला उसका एरिया कितना है, पाई r/2 का स्क्वायर को r²/4 हो गया, तो उसका मास कितना हो जाएगा m/4। गिब्सन के बाद एक बार गिब्सन मल्टीप्लाई बाय गिब्सन, मतलब जो पार्ट काट के बाहर निकाला आपने उसका मास है m/4, उसका रेडियस है r/2। क्लियर है बेटा, ठीक। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर काट कर बाहर नहीं निकाला गया होता तो इस, देखो ये डायमीटर है तो इसके अबाउट कितना होता, mr²/4 निकाला था, अभी निकाला था mr²/4 डायमीटर के अबाउट। दिमाग लगा लो बेटा, अगर नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं है, हमें इसके अबाउट mr²/2 पता है, और ये डिस्क जिस प्लेन में है वो ये है और ये है, दो डायमीटर हो गए, दोनों के अबाउट सेम आएगा, तो 2i = mr²/2, तो i = mr²/4, ये को कर सकते हो आप, ठीक है। तो mr²/4 आ गया इसके अबाउट माइनस, अब ये जो कटा हुआ पोर्शन है इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट, तो ये तो टेंजेंट हो गया विच इज पैरेलल टू दिस एक्सिस, है ना। तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितनी होगी, इसका मास मल्टीप्लाइड बाय इसकी रेडियस का स्क्वायर के बाद 1/4, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं m/4 उसका मास है, उसका रेडियस कितना है r/2 का स्क्वायर के बाद 1/4। ये हो गया इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कटे हुए पोर्शन का इसके डायमीटर के अबाउट, लेकिन निकालना तो हमें इसके अबाउट है, तो इसमें क्या करेंगे, इसका मास मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, इसमें ऐड कर देंगे, ये काम हमारा हो जाएगा। समझ में आया क्या? बहुत बार आया कि इस पे सवाल किया है। अब जरूरी नहीं कि r/2 का ही यहाँ पे होल क्रिएट किया जाए, क्रिएट तो कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। अब जरूरी थोड़ी है कि ये डिस्क ही हो, स्फीयर हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, एनीथिंग, सब जानते हो आप, प्रोसेस यही है। समझ में आ गया? ठीक है बच्चों, कि होप आप सबको ये बात पूरी की पूरी समझ आ रही होगी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में इतना ही है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाते रहना है, ठीक है। कहीं भी अगर मान लो कि ऐसा कोई सिचुएशन नहीं चल हो पा रहा हो तो इंटीग्रेशन प्रोसेस तो आपको आता ही आता है, आप उस बेसिस पे पूरे पार्ट को कर सकते हैं। तो हमारा लास्ट दो जो क्लास था वो कंप्लीटली मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे बेस्ड था। मैं चाहूँ कि इस पे एक और क्लास ले सकता हूँ, बट और क्लास इस पे नहीं लूंगा मैं, ठीक, वो हम बाद में बात करेंगे। क्लियर है बेटा? समझ में आ गया? तो चलो मिलते हैं अब अगली क्लास में, ठीक। रोटेशन के अलग इंपॉर्टेंट टॉपिक, टॉर्क वगैरह पे, एंगुलर मोमेंटम वगैरह पे डिस्कशन करेंगे इन नेक्स्ट क्लास। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। ओके, टेक केयर बच्चों, बाय बाय।